हेलो क्लास, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम अपने द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के आगे के क्लासेस को यानी आगे के प्रोविजंस को पढ़ेंगे। तो आई थिंक हमने अपने पहले क्लास में यानी प्रीवियस क्लासेस में सेक्शन 147 तक कंप्लीट कर लिया था। आज सेक्शन 148 कंप्लीट करना है। तो इसके पहले हम एक बार रिकैप कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या कवर कर लिया है। तो इंडेक्स पे आ जाओ तुरंत, ठीक है। तो हमें पता ही है कि हमारे जो इंडियन एविडेंस एक्ट था उसको रिपील करके द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लाया गया और इसका इन्फोर्समेंट डेट कब है? 1 जुलाई 2024 से। और इसमें ज़्यादा कुछ डिफरेंसेस नहीं है, बट जो भी है हमको पढ़ना ही है। इसके जैसे पार्ट्स पहले 3 थे इंडियन एविडेंस एक्ट में, अब वो पार्ट 4 हो गया है। पहले सेक्शन 169 तक हम पढ़ते थे, अब सेक्शन 170 यानी एक सेक्शन बढ़ गया है। बाकी इसमें ज़्यादा कुछ मतलब अगर कंपैरिजन करें दोनों का तो ज़्यादा कुछ इसमें चेंजेस नहीं हुए हैं। लाइक जो डिजिटल रिकॉर्ड है या डिजिटल एविडेंसेस के रिगार्डिंग जो बातें हैं सिर्फ वही इसमें चेंजेस हुई हैं। तो इसमें हम अपना पार्ट नंबर 1 पढ़ चुके हैं, प्रीलिमिनरी हो गया है और रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट हो गया है, सेक्शन लाइक एडमिशन, कन्फेशन एंड डाइंग डिक्लेरेशन वगैरह, ये सब जजमेंट कब इम्पॉर्टेंट होती है, इसके अलावा प्रिजम्पशंस क्या होते हैं, ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट क्या होता है ये भी पढ़ लिया है हमने। कैरेक्टर कहाँ कहाँ यूज़ होता है, मतलब कैरेक्टर को कब कब एज एन एविडेंस यूज़ किया जा सकता है, या जैसे क्रिमिनल मैटर में कैरेक्टर का कोई लेना देना नहीं होता है, तो ये सब भी हमने पढ़ लिया है। फिर हम पढ़ते हैं कि जुडिशियल नोटिस क्या होता है, ये भी हमने पढ़ लिया है। लाइक फिर हमने पढ़ा एविडेंसेस के बारे में, ओरल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, लाइक प्राइमरी एंड सेकेंडरी एविडेंस क्या क्या होती हैं, कहाँ कहाँ इनका यूज़ होता है, कैसे कैसे यूज़ हो सकता है, पब्लिक प्राइवेट जो डॉक्यूमेंट होते हैं उनका यूज़ कैसे हो सकता है, उनको कैसे रिलायबल करते हैं हम एज एन एविडेंस। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस होते हैं, अगर कोई डॉक्यूमेंट से रिगार्डिंग कोई भी एविडेंस देना है तो ये इंश्योर किया जाता है कि उसके बिहाफ पे वो डॉक्यूमेंट ही प्रस्तुत किया जाए कोर्ट ऑफ लॉ के सामने, ना कि ओरल। जैसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ या डिस्पोजिशन हुआ किसी प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग, या ग्रांट हुआ जो कि लिखित है, तो एज एन एविडेंस ये इंश्योर किया जाता है कि वो जो लिखित फॉर्म में उसका जो डॉक्यूमेंट है उसे ही कोर्ट ऑफ लॉ में प्रस्तुत किया जाए उस चीज़ को प्रूव करने के लिए। ये भी हमने देख लिया था। फिर हम आते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ। ये भी हमारा हो गया कि भाई बर्डन ऑफ प्रूफ क्या है। किसी भी गिल्ट को क्या कहते हैं, किसी भी गिल्ट को प्रूव करने के लिए जो पीओपी होता है, लाइक जो ये चाहता है कि हाँ ये कोर्ट ये बात माने, तो जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है यानी उस बर्डन को उस प्रूफ को उस बात को प्रूफ करने के लिए जो बर्डन होता है वो उसी पर्सन के ऊपर होता है जो ये अफर्म करता है कि कोर्ट उसकी बात माने। लाइक बीओपी भी हो गया, इसके रिगार्डिंग हमने बहुत सारे पढ़ लिए। फिर स्टॉपल आता है, स्टॉपल भी हमने देख ही लिया है। इसके अलावा हमने यहाँ पे लेजिटिमेसी जैसे बहुत सारे डॉक्ट्रिन्स देखे, लेजिटिमेसी का डॉक्ट्रिन आ गया। फिर जो प्रिजम्पशंस एज टू डाउरी डेथ है, सुसाइड ऑफ वुमेन है, लाइक कंसेंट कब इम्पॉर्टेंट नहीं होता है इन रेप केस, तो वो भी हमने देख लिया। फिर स्टॉपल हमने देखा कि अगर कोई पर्सन बाय इंटेंशन बाय एक्ट ओमिशन दूसरे पर्सन को ये बिलीव करा देता है कि ये ट्रूथ है तो बाद में उसे डिनाई नहीं कर सकता है। लाइक इसके अकॉर्डिंग भी मतलब इसके लिए भी हमने एक ब्रीफ देख लिया था। स्टॉपल जरूरी है हमारे मेंस के लिए, तो बहुत ही ज़रूरी है। फिर हमने विटनेस के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले हमने ये पढ़ा था कि विटनेस कौन कौन टेस्टिफाई किए जा सकते हैं। लाइक एनी पर्सन कैन बी विटनेस, बस वो सोचने समझने लायक हो, किसी भी क्वेश्चन का आंसर अच्छे से देने लायक हो, है ना कि वो बहुत ही ज़्यादा 2 साल का बच्चा है उसे पता ही नहीं है, या तो वो 100 साल का ओल्ड एज का कोई पर्सन है उसको समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, या तो कोई अनसाउंड माइंड है। तो ऐसे जो पर्सन्स होते हैं वो एज एन विटनेस नहीं लाए जा सकते हैं। बट दोज इंटरवल्स जब वो अपने उस मतलब पार्ट से बाहर होते हैं, लाइक अगर कोई अनसाउंड माइंड है जो एक पार्ट तक उसका पागलपन है, फिर एक पार्ट में सही हो जाता है, फिर तीसरे पार्ट में उसका पागलपन शुरू हो जाता है, तो जो जहाँ पे वो सही है, जहाँ पे वो सोचने समझने लायक है, उस पीरियड में उसको एज एन विटनेस लाया जा सकता है। ये हो गया हमारा विटनेस
कौन कौन टेस्टिफाई होता है। उसके बाद हमने डम विटनेस के बारे में पढ़ा था कि अगर वो किसी भी प्रकार का कम्युनिकेट कर रहा है तो उसका जो एविडेंस होगा वो एज एन ओरल एविडेंस कोर्ट ऑफ लॉ में प्रस्तुत किया जाएगा। उसके बाद हमने देखा जजेस मजिस्ट्रेट को कब विटनेस के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, हस्बैंड वाइफ कब कॉम्पिटेंट होते हैं एज एन विटनेस, ये भी देख लिए थे। फिर हमने देखा था अपना हमारा प्रिविलेज ऑफ द कम्युनिकेशन, यानी कौन कौन से ऐसे कम्युनिकेशन होते हैं जिसको कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा प्रिविलेज दिया हुआ है कि वो उसको डिस्क्लोज ना करे। लाइक क्लाइंट और एडवोकेट की बातें हो गई तो वो किसी भी प्रकार से डिस्क्लोज नहीं की जा सकती हैं। फिर हो गया मान लो कोई पुलिस ऑफिसर है या कोई अथॉरिटी है जिनके पास जैसे मुखबरी टाइप के नहीं होते हैं इन्फॉर्मेशन जो देते हैं, तो अगर उनको इन्फॉर्मेशन कोई दे रहा है तो वो इसलिए मतलब नहीं कंपेल किए जा सकते हैं कि आप बताओ कि आपको ये किसने बताया, भाई क्यों बताया, कहीं से इन्फॉर्मेशन आ रही है क्योंकि वो एक पर्सन बहुत ही ज़्यादा डेंजर का काम कर रहा है अगर देखा जाए तो उसको बचाने के लिए या उसको उसकी सेफ्टी के लिए ऐसे जो कम्युनिकेशन होते हैं उनको प्रिविलेज दिया हुआ है कि आप ऐसी चीज़ों को कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं ले आ सकते हैं एज एन एविडेंस। इसके अलावा हमने इसका एक्सेप्शंस भी देखा था, लाइक जैसे फ्रॉड हो रहा है या एडवोकेट को पता चल रहा है कि ये इंसान मारने जा रहा है और एंटीसिपेटरी बेल लगाया है, तो ऐसी कंडीशन में बता सकते हैं अपने क्लाइंट के अगेंस्ट जाके। फिर हमने देखा था अकम्प्लिस क्या होता है, लाइक पार्टनर इन क्राइम, जो कि साथ साथ मिली जुली भगत में जो होते हैं पर्सन, वही अकम्प्लिस कहलाते हैं। इसका हमने देखा था कि ये एज एन विटनेस अगर कोर्ट ऑफ लॉ में आ जाए तो ये एक मतलब बिग टाइप ऑफ एविडेंस होता है, सोल कन्विक्शन मतलब इस बेस पे नहीं हो सकता है। फिर हमने देखा था विटनेस क्या नंबर क्या होता है, तो इनफाइनाइट होता है भाई, ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे क्वालिटी देखी जाती है, क्वांटिटी नहीं देखी जाती है। अगर एक पर्सन भी आपको आई विटनेस मिल गया या डायरेक्ट विटनेस मिल गया तो वो बहुत ही अच्छा काम कर जाएगा, बशर्ते कि आपको 10 विटनेस मिले हैं और सबको सर्कमटेंशियल रखा गया है। तो ये हो गया हमारा नंबर ऑफ विटनेस। फिर हमने देखा ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, विटनेस का एग्जामिनेशन कैसे होता है कोर्ट ऑफ लॉ में, उनका ऑर्डर क्या होता है, उनका मैनर क्या होता है। लाइक जो हमारे एग्जामिनेशन होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, एग्जामिनेशन इन चीफ एंड क्रॉस एग्जामिनेशन, और तीसरा होता है री एग्जामिनेशन। तो इसका जो ऑर्डर होता है वो भी ऐसे ही होता है, पहले एग्जामिनेशन चीफ उनके द्वारा होता है जो उस विटनेस को बुलाए रहते हैं, फिर एडवर्स पार्टी के द्वारा उनका क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, और फिर री एग्जामिनेशन होता है बाई द एडवोकेट हु कॉल्ड हिम, मतलब उन्हीं एडवोकेट के द्वारा जिन्होंने उनको बुलाया है। अब ये होता है कोर्ट ऑफ परमिशन, मतलब जब अगर मान लो कोर्ट परमिशन देती है कि छोटा मोटा क्वेश्चन कुछ बचा रह गया है तो ठीक है आप पूछ लो। तो ये हो गया हमारा एग्जामिनेशन एंड ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन क्या होता है वो भी हमने देख लिया था। फिर विटनेस के कैरेक्टर ज़्यादातर क्वेश्चन में नहीं आते हैं, बट जैसे हम आगे पढ़े कि हमारे जो एक्यूज्ड होते हैं या हमारे जो विक्टिम होते हैं उनका कैरेक्टर नहीं जज किया जा सकता है। तो ये तो हमने देखा था पार्टीज़ के बारे में, ठीक है, जो पार्टीज़ हैं हमारे केस के जो पार्टीज़ हैं उनके बारे में देखा था कि कैरेक्टर कहीं भी मतलब कैरेक्टर जो है मोस्टली ऑफ द केस में यूज़ नहीं होते हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्शन रेयर केस में होता है कि कैरेक्टर को यूज़ किया जा रहा है। लेकिन विटनेस के मामले में ऐसा नहीं है, विटनेस के मामले में उनके कैरेक्टर को इम्पीच किया जा सकता है, उसको इंजर किया जा सकता है, उनको प्रोवोक किया जा सकता है कि मतलब आप सही बताओ, है ना। अगर मान लो वो नहीं बता रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर उसकी जगह वो गलत बात बता दे रहे हैं तो उनके ऊपर चार्ज लग जाएगा फॉल्स एविडेंस, फॉल्स गिविंग एविडेंस का। तो फिर हमने देख लिया था लीडिंग क्वेश्चन वगैरह। लीडिंग क्वेश्चन क्या है कि जहाँ पे जो खुद ही अपना आंसर रिफ़र कर रहा है, जैसे क्या आप वहाँ गए थे, विटनेस कहेगा हाँ हम गए थे, तो क्या का क्वेश्चन हाँ या ना में देना, यही एक लीडिंग क्वेश्चन होता है। और लीडिंग क्वेश्चन जो होता है वो हमेशा ही क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछा जाता है बाय द एडवर्स पार्टी, ना कि ये चीफ एग्जाम। तो जो हमारा लीडिंग क्वेश्चन है वो हमेशा कहाँ पे पूछा जाता है, क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, मे बी, ठीक है। और अगर आपको री एग्जामिनेशन में पूछना है लीडिंग क्वेश्चन या एग्जामिनेशन इन चीफ में पूछना है तो परमिशन लेनी पड़ेगी हमको कोर्ट की। तो ये हो गया हमारा 147, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे वो सेकेंडरी एविडेंस की बात की जा रही है कि जो विटनेस है वो कोई कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट और अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट है जो कि उन्होंने रिटर्न में दिया था, तो बाद में उसको प्रोड्यूस किया जा सकता है या उसके बिहाफ पे उसको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यानी उसको एज एन एविडेंस प्रस्तुत किया जा सकता है हमारे कोर्ट ऑफ लॉ के सामने। फिर हम आते हैं अपने सेक्शन नंबर 148 में, जो बात करता है क्रॉस एग्जामिनेशन एज टू प्रीवियस स्टेटमेंट इन राइटिंग। अ विटनेस मे बी क्रॉस एग्जामिन as to previous statement made by him in writing or reduced into writing and relevant to matter in question.
ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि कोई विटनेस है उनको क्रॉस एग्जामिन किया जा सकता है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन की बात की गई है, यानी विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन किया जा सकता है। कब? जब उन्होंने कोई प्रीवियस स्टेटमेंट दिया हो, ठीक है, जब कोई उन्होंने प्रीवियस स्टेटमेंट दिया हो और वो भी राइटिंग में दिया हो। अब ये जो मतलब ये जो केस होता है, लाइक इन्वेस्टिगेशन हो रहा है या इंक्वायरी हो रही है या डिस्प्यूट ही नहीं हुआ है कोई से भी कोई किसी से भी रिलेटेड, उसके पहले उन्होंने कोई स्टेटमेंट ऐसे दिया हो राइटिंग में, तो ऐसी कंडीशन में जो है, अगर वो राइटिंग कोर्ट ऑफ लॉ के सामने आती है कि हमारे विटनेस जी ने ये लिखा है, तो ऐसी कंडीशन में जो हमारे एडवोकेट्स हैं वो उनका कॉन्ट्राडिक्शन कर सकते हैं, यानी वो उनका क्रॉस एग्जामिन में उनको एक तरफ से गलत ठहरा सकते हैं कि आपने ये लिखा था, अब तो आप कुछ और बोल रहे हैं, यानी तब तो आपने कुछ और लिखा था, अब आप पलट गए हैं। तो एक तरफ से देखा जाए तो ये उनका जो कैरेक्टर है या उनका जो क्रेडिट है, एक तरफ से उसको इम्पीच करने की यहाँ पे बात की जाती है कि विटनेस या तो डर के मारा सच बोल दे या तो डर के मारा कुछ भी ना बोले, मतलब उसको एक तरफ से क्या कहते हैं, इनएडमिसिबल करार कर दिया जाए। तो 148 यही बात करता है कॉन्ट्राडिक्शन की। अब 149 बात कर रहा है क्वेश्चन लॉफुल इन क्रॉस एग्जामिनेशन, यानी यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस की बात की जा रही है जो कि क्रॉस एग्जामिनेशन में लॉफुल होते हैं, यानी क्रॉस एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाने चाहिए, सीधी सी बात वो यहाँ पे बोला जा रहा है। तो व्हेन अ विटनेस इज क्रॉस एग्जामिन, यानी जब किसी विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन में पहले ही पढ़ चुका है कि जो क्रॉस एग्जामिनेशन होता है वो बाय द एडवर्स पार्टी होती है, यानी उसके द्वारा होता है जो कि उस विटनेस को नहीं बुलाया होता है ना। जैसे जिस पार्टी ने बुलाया वो तो उसका एग्जामिनेशन अचीव करेगी। अब जिस एडवोकेट ने उसको नहीं बुलाया है वो उसका क्रॉस एग्जामिनेशन करेगी, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, यानी एक तरफ से उसको शेकिंग करने, यानी उसकी जो कैरेक्टर होगा, उसका जो क्रेडिट होगा, उसको चेक करने के लिए यहाँ पे किया जाता है क्रॉस एग्जामिनेशन। तो क्वेश्चंस यहाँ पे किस टाइप के पूछे जाएंगे, लाइक टू टेस्ट हिज वेरासिटी, उसकी सत्यता को पता करने के लिए यहाँ पे क्रॉस एग्जामिनेशन की जाएगी। लाइक तो आप ये गलत बोल रहे हैं, आपने ये देखा था, नहीं आपने तो ये देखा नहीं था, आप तो वहाँ पे उस टाइम थे, मतलब एक तरफ से उसको वो सत्य बोल रहा है कि असत्य बोल रहा है, उसको टेस्ट करने के लिए यहाँ पे क्रॉस एग्जामिनेशन किया जा सकता है। बी है टू डिस्कवर हु ही इज एंड व्हाट इज हिज पोजीशन इन लाइफ, तो यहाँ पे डिस्कवर करने के लिए किया जा सकता है कि जो विटनेस है वो कौन है और वो किस पोजीशन पे है अपने लाइफ में। तीसरा, टू शेक हिज क्रेडिट बाय इंजरिंग हिज कैरेक्टर। अब यहाँ पे देखो इंजरिंग आ गया ना, कि विटनेस का जो कैरेक्टर होता है उसको इंजरी करने के लिए, उसको एक तरफ से नीचा दिखाने के लिए यहाँ पे क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाता है। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जो वकील यानी जो एडवोकेट्स होते हैं वो हद ही कर देते हैं, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सामने वाला एकदम से ही आउट ऑफ माइंड हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में भी कोर्ट ऑफ लॉ ये इंश्योर करती है कि ऐसे क्वेश्चंस ना पूछे जाएं ज़्यादातर विटनेसेस से। तो सी हो गया ये हमारा। उसके बाद यहाँ पे एक प्रोवाइजो दिया हुआ है जो हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट में अमेंडमेंट ऑफ 2023 से ऐड किया गया था, और यहाँ पे कंसेंट की बात ही की जा रही है कि जब कोई क्वेश्चन होगा कंसेंट के बारे में, और ये कंसेंट किसकी है, विक्टिम की, कि लाइक रेप केस में, यहाँ पे मतलब रेप केसेस के बारे में ही बात की जा रही है कि रेप केस में विक्टिम का जो कंसेंट है या नहीं है, अगर इस रिगार्डिंग कोई क्वेश्चंस होते हैं तो ये परमिशिबल नहीं है कि आप उसके लिए आप उसको क्वेश्चन पूछिए, ठीक है। मतलब आप किसी विक्टिम से ये नहीं पूछ सकते हैं कि आपका कंसेंट था या नहीं था। तो ऐसे भी टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे परमिसिबल नहीं होंगे, चाहे वो उनसे प्रीवियस सेक्सुअल इंटरकोर्स के बारे में हो या इमोरल कैरेक्टर के बारे में हो। लाइक कभी कभी ये क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि प्रोस्टिट्यूशन के मामले में भी अगर रेप केस का कोई भी केस आता है, सेक्सुअल हरासमेंट का कोई केस आता है, तो उसमें ये बोल दिया जाता है कि लड़की तो प्रोस्टिट्यूट है और वो उसका काम है, उसने कंसेंट दिया था। तो ऐसा नहीं है, वो जो भी कर रही हैं मतलब वो अलग चीज़ है। हाँ या ना, लड़की का कंसेंट होना या ना होना, उसका मन होना या ना होना, ये अलग चीज़ है। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि ऐसे अगर कंसेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो वो परमिसिबल नहीं होगा ऑन द बिहाफ ऑफ विक्टिम, मतलब विक्टिम के लिए यहाँ पे ये चीज़ें बोली गई हैं। फिर सेक्शन 150 है अब सेक्शन 150 है व्हेन विटनेस टू बी कंपेल्ड टू आंसर। तो यहाँ पे विटनेस के बारे में पूछा जा रहा है, और ये पूछा जा रहा है कि उनको कब कंपेल किया जा सकता है आंसर देने के लिए।
तो इस सेक्शन 137 139 के साथ इसको पढ़िए। और इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, इसमें यही है कि विटनेस को कंपेल किया जा सकता है कि उनको जिस सूट ऑफ प्रोसीडिंग से रिगार्डिंग उस मैटर से रेलिवेंट चीज़ों के लिए बुलाया गया है कोर्ट ऑफ लॉ में, जाहिर सी बात है कि विटनेस को वहाँ जाके उसका आंसर देने के लिए कंपेल किया जा सकता है भाई, क्योंकि विटनेस को बुलाया ही गया है आंसर देने के लिए। अब वो जाके कोर्ट में मुंह बंद करके खड़ा है या कोर्ट में बोल रहा है मैं नहीं बताऊंगा, तो ऐसा थोड़ी ना होता है। आप एज एन विटनेस अगर कोर्ट ऑफ लॉ में आए हैं तो आपका भी एक ऑब्लिगेशन होता है कि आपको जिस लिए बुलाया गया है वो चीज़ आप वहाँ पे जाके पूरा करो। तो ये हो गया सेक्शन 150। अब 151 में क्या है, कोर्ट टू डिसाइड व्हेन क्वेश्चन शैल बी आस्क्ड एंड व्हेन विटनेस कंपेल टू आंसर। अब यहाँ पे कंपेल किया जा सकता है विटनेस को, ये तो बता दिया, ठीक है, कि किसी भी विटनेस को आंसर देने के लिए वहाँ पे जोर जबरदस्त मतलब ऐसा नहीं कि मार कुटाई की जाती है, ये तो हम सभी जानते हैं। मतलब उनको कंपेल किया जा सकता है कि आप आंसर दो और सत्य दो, सच दो, नहीं तो आपके ऊपर वही है कि फॉल्स गिविंग एविडेंस का वो लग जाएगा, चार्ज लग जाएगा। तो ये तो हो गया। फिर सेक्शन 151 में बताया जा रहा है कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि उस विटनेस से पूछे जाएंगे और कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसका आंसर विटनेस को देना जरूरी है। ये डिसाइड करना किसका काम है, हमारे कोर्ट ऑफ लॉ का काम है, ना कि ये एडवोकेट्स का काम है कि वो बताएंगे कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। कभी कभी क्या होता है कि जो जजेस होते हैं वो मतलब विटनेस को ये बोल भी देते हैं कि आपको इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आपको ज़रूरत नहीं है, आप चाहे तो इस क्वेश्चन का आंसर दें, ना चाहे तो ना दे। लाइक मूवी, मतलब काफ़ी मूवीज़ है, लाइक पिंक में ही आप पिंक मूवी में ही ऐसा एक सीन आया था जिसमें जज ने कहा था कि आप अगर चाहते हैं इस क्वेश्चन का जवाब देना तो दीजिए, नहीं तो कोई ऐसा ज़रूरी काम नहीं है। तो यहाँ पे सीधी सी बात वही है कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो विटनेस से पूछे जाएंगे और कौन से ऐसे क्वेश्चन के आंसर है जिसको विटनेस को देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये डिसाइड करने का काम किसका है, कोर्ट ऑफ लॉ का काम है। अब इसमें ज़्यादा डीपी जाने की जरूरत नहीं है, सब क्या है ना कि ये सब प्रोसीजरल वर्क है जो कि कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा किया जाता है और ये सब ध्यान में रख कर ही प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ाई जाती हैं ताकि नेचुरल जस्टिस का जो है वो पालन हो, उसका वॉलेशन ना हो। तो अब सेक्शन 152 हमारा ये बात करता है क्वेश्चन नॉट टू बी आस्क्ड विदाउट रीजनेबल ग्राउंड। तो यहाँ पे ये सीधा सीधा बोला जा रहा है कि अब हमने 151 में देख लिया कि कोर्ट डिसाइड कर रही है कि क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन कोर्ट कैसे डिसाइड करेगी, उसको क्या डिसाइड करना है कि कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो कि पूछा जाना जरूरी है। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि यहाँ पे देखा जाएगा कि जो क्वेश्चंस विटनेस से पूछे जा रहे हैं वो रीजनेबल है कि नहीं है। भाई ऐसा नहीं है कि आप बिना सर पैर के क्वेश्चन पूछ रहे हैं जिसका मतलब कोई आता पता ही नहीं है, जिसका कोई भी रेलेवेंसी ही नहीं है हमारे कोर्ट केस से। तो ऐसी कंडीशन में ये चीज़ें यहाँ पे इनएडमिसिबल होती हैं और कोर्ट ऑफ लॉ में ये इंश्योर किया जाता है कि जो भी क्वेश्चन पूछे जाए विटनेस से वो एक रीजनेबल ग्राउंड के हो, यानी उसका एक महत्व हो। मतलब अगर ये पता चले कि वो अगर सामने से आंसर आएगा तो हमारे केस को किधर से भी किधर मोड़ सकता है, ऐसे क्वेश्चंस को पूछे जाने का यहाँ पे क्या कहते हैं उसे, यहाँ पे मतलब परमिसिबल है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे इलस्ट्रेशंस है तो सारे ही इसके जो इलस्ट्रेशंस है वो जरूरी हैं। जैसे हम इसका ए ही पढ़ते हैं, एन एडवोकेट इज इंस्ट्रक्टेड बाय अनदर एडवोकेट दैट एन इम्पॉर्टेंट विटनेस इज ए डकैत। तो यहाँ पे एक जो एडवोकेट है वो दूसरे एडवोकेट को ये इंस्ट्रक्ट करते हैं कि जो विटनेस आया है ये एक डकैत है। दिस इज रीजनेबल ग्राउंड फॉर आस्किंग द विटनेस वेदर ही इज डकैत। तो भाई यहाँ पे इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में ये एक रीजनेबल ग्राउंड होता है कि उस विटनेस से पूछा जाए कि क्या आप डकैत हैं। अब ये भाई हो गया जहाँ पे परमिसिबल चीज़ें हैं। अब सी यहाँ पे क्या है कि अ विटनेस ऑफ होम नथिंग वॉट एवर इज नोन, यानी एक विटनेस है जिसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता है, एंड इज आस्क्ड एट रैंडम वेदर ही इज डकैत। अब भाई एक विटनेस आया, उसको आप केस के रिगार्डिंग लाए हैं कुछ भी पता करने के लिए, उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता है कि वो बिजनेसमैन है, कि वो कारपेंटर है, कि वो डकैत है, चोर है, कुछ नहीं पता है। एट रैंडम बस क्वेश्चन स्टार्ट हो गया कि क्या आप डकैत हैं। तो ऐसी जो मतलब अनरीजनेबल ग्राउंड, मतलब एक तरफ से देखा जाए तो इसका कोई मतलब महत्व ही नहीं है कि आपके केस में ये एक विटनेस से पूछा जाए कि क्या आप डकैत हैं। तो ऐसे जो चीज़ें होती हैं उन्हीं को कहते हैं अनरीजनेबल ग्राउंड, और इसके बिहाफ पे कोई भी क्वेश्चंस परमिसिबल नहीं होते हैं।
ठीक है, कोर्ट ऑफ लॉ में। अब हो गया 153। तो 153 है, ये प्रोसीजर की बात करता है, प्रोसीजर ऑफ कोर्ट इन केस ऑफ क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड विदाउट रीजनेबल ग्राउंड। अब पहले तो क्या मना करा गया कोर्ट से, मतलब पहले हमारे लॉ ने मना किया कि ग्राउंड अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो कि विदाउट रीजनेबल है उसको नहीं पूछना है। फिर भी एडवोकेट साहब पूछे जा रहे हैं, तुम डकैत हो, अच्छा तुम चोरी किए थे, अच्छा तुम कल वहां गए थे। तो ऐसे क्वेश्चंस जो है जो कि बिल्कुल ही अनरीजनेबल है, हमारे केस से बिल्कुल भी रेलिवेंसी नहीं करते हैं, हमारे केस को बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं करते हैं। तो ऐसे के और कोर्ट ऑफ लॉ ये मतलब इंस्ट्रक्ट भी कर दी है वकील को कि ऐसा मत पूछिए, ये क्वेश्चन मत पूछिए। लेकिन फिर भी वकील साहब पूछे जा रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में उनके ऊपर कार्यवाही की जा सकती है, जो कि वही होगी कि हाई कोर्ट के द्वारा या अथॉरिटी लाइक BCI हो गया, या हमारे जो स्टेट बार काउंसिल्स होते हैं उनके द्वारा यहाँ पे क्या होता है, उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चला सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे वकील के लिए यानी हमारे एडवोकेट्स के लिए एक मतलब एक तरफ से देखा जाए तो डायरेक्शन दिया हुआ है कि आपको ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछना है। फिर हम आते हैं सेक्शन नंबर 154 पे, जो बात करता है इनडिसेंट एंड स्कैंडलेस क्वेश्चन। तो इनडिसेंट एंड स्कैंडलेस का मतलब वही है कि अपमानजनक, मतलब किसी को बहुत ज़्यादा नीचा दिखाने वाला, या एक तरफ से देखा जाए तो ये सारे क्वेश्चंस जो कोर्ट ऑफ लॉ का माहौल ही बिगाड़ दें और जिनकी कोई रेलिवेंसी नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चंस को कोर्ट में फॉरबिड यानी कोर्ट इंश्योर करेगी कि उसको ना पूछा जाए, ऐसे क्वेश्चंस ना पूछे जाए, कोर्ट इसलिए उसको फॉरबिड करती है। और यहाँ पे मेड दिया गया है, लेकिन मान लो कोई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऐसे क्वेश्चंस पूछना ही जरूरी है, तो कोर्ट वहाँ पे परमिशन भी दे देती है। ठीक है, फिर आ गया हमारा 155, ये बात करता है क्वेश्चंस इंटेंडेड टू इंसल्ट और एनॉय। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जो कि किसी पर्सन की इंसल्ट कर रहा है या उसको एनॉय कर रहा है। ऐसे क्वेश्चंस है जो कि रेलिवेंस मतलब एक तरफ से वो रेलिवेंट भी नहीं होता है हमारे केस ऑफ लॉ से। तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं उनको कोर्ट ऑफ लॉ मस्ट यानी यहाँ पे शैल दिया हुआ है, उसको फॉरवर्ड करेगी, उसको मना करेगी कि ऐसे क्वेश्चंस मत पूछो, क्योंकि ये सब क्या होते हैं, क्योंकि हमारे जो कोर्ट का जो टाइम है वो खाते हैं, मतलब कोर्ट का टाइम खींचते हैं फालतू में, और कुछ नहीं। तो अब होता है हमारा 156, ये भी यहाँ पे कंट्राडिक्शन के बारे में बात की गई है। एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस टू कॉन्ट्राडिक्ट आंसर टू क्वेश्चन टेस्टिंग वेरासिटी। तो यहाँ पे टेस्टिंग वेरासिटी के बारे में बात की जा रही है कि मान लो कोई विटनेस है, ठीक है, कोई विटनेस है जो कि उनसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है और वो उसका आंसर दे रहे हैं इंक्वायरी इन द केस ऑफ मतलब इन द स्टेज ऑफ इंक्वायरी, और वो एक तरफ से रेलिवेंट है, ठीक है, वो क्वेश्चन रेलिवेंट है, और एज फॉर एज इट टेंड्स टू शेक हिज क्रेडिट, मतलब उसका जो क्वेश्चन है उसका टेंस क्या है, उसका इंटेंशन क्या है, उस विटनेस के क्रेडिट को शेक करना, उसके विटनेस के क्रेडिट को एक तरफ से इम्पीच करना, उसको इंजर करना। तो ऐसे अगर कोई भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग में कोई भी एविडेंस कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए नहीं दिए जाएंगे, बट अगर वो आंसर देते हैं और गलत देते हैं, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में भाई एक विटनेस का गलत आंसर देना किसी को भी सूली पे चढ़ा सकता है। इसलिए यहाँ पे जो विटनेसेस के ऊपर है वो फॉल्स गिविंग फॉल्स एविडेंस का चार्ज लगाया जा सकता है, क्योंकि वही चीज़ ना कि किसी को गलती से अगर सजा मिल जाए तो ये भी भाई एक बहुत ही ज़्यादा इनजस्टिस वाला काम हो जाएगा। तो ये हो गया 156। अब एक्सेप्शन 1-2 यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बात किया गया है प्रीवियसली कन्विक्टेड का। कोई विटनेस है जो कि उससे पूछा जा रहा है कि क्या आप पहले मतलब आपको इस केस से पहले क्या आप एक बार कन्विक्टेड हो चुके हैं, क्या आपको जेल हो चुकी है? और अगर वो डिनाई कर रहे हैं, जो हमारे विटनेस साहब हैं वो डिनाई कर रहे हैं कि नहीं मुझे कभी भी कन्विक्शन नहीं मिली है या मैं कभी भी एक अक्यूज्ड की तरह कन्विक्टेड नहीं हुआ हूँ, तो उस चीज़ को प्रूव करने के लिए एविडेंस यहाँ पे ला सकते हैं जो हमारे पार्टीज हैं। एक तरफ से ये भी देखा जाए तो विटनेस को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए या उसके जो क्रेडिट है उसको इंजर करने के लिए ही काम किया जा रहा है। फिर एक्सेप्शन 2 यहाँ पे वही है कि विटनेस से ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो कि उसके जो कि उसके क्रेडिट को इम्पीच करे, इसको कॉन्ट्राडिक्शन हो सकता है। तो ये सब प्रोसीजरल वर्क है, इस पे ज़्यादा डीपली मत जाइएगा। इंडक्शन बेस पे क्वेश्चंस आते हैं, मेंस पे
बहुत ही रेयर है कि क्वेश्चन पूछ लिया जाए। बाकी इस पे बस सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। और ज़्यादातर ये जो मतलब पीछे के जो सेक्शंस है, लाइक जो अभी हम पढ़ रहे हैं छोटे छोटे, ये कब काम आता है? हमारे एडवोकेसी में काम आता है, हमारी प्रैक्टिकल नॉलेज में ही काम आता है। फिलहाल हमको पता होना चाहिए एज ए लॉयर। अब आते हैं हम सेक्शन 157 में, जो बात करता है क्वेश्चंस बाई पार्टी टू हिज ओन विटनेस। तो इसको हम बहुत ही छोटे फॉर्म में, बहुत ही नॉर्मल फॉर्म में या प्यारे फॉर्म में इसको हम बोलते हैं हॉस्टाइल विटनेस। तो हॉस्टाइल विटनेस कौन होता है? हॉस्टाइल विटनेस वो होते हैं, सिंपल लैंग्वेज में जाने, कि आपने किसी विटनेस को बुलाया अपने बिहाफ पे, ठीक है, अपने लिए वहाँ पे कोई एविडेंस देने के लिए, या अपने लिए वहाँ पे अच्छा बोलने के लिए, कि आपको जानना है, आपको बोलना है कि हाँ इन्होंने मर्डर नहीं किया है या मैंने इनको नहीं देखा है। अब भाई साहब वो विटनेस गए और कोर्ट ऑफ लॉ के सामने, जज साहब के सामने खड़े होकर बोल रहे हैं कि इन्होंने मर्डर किया, तो ये क्या हो गया? ये टोटली कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, यानी टोटली पलटू हो गया यहाँ पे, है ना। वो कहते हैं ना आस्तीन का सांप टाइप का, कि सामने से कुछ और पीठ पीछे कुछ और। भाई आपको जिस काम के लिए लाया गया है आप वही नहीं बोल रहे हो, या आप उसी के अगेंस्ट हो जा रहे हो जिसने आपको लाया। तो ऐसे जो विटनेसेस होते हैं उनको ही हम हॉस्टाइल विटनेस कहते हैं। और मतलब हॉस्टाइल विटनेस कहते हैं। और ऐसे विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन भी हो सकता है उसी एडवोकेट यानी उसी पार्टी के द्वारा जिन्होंने उसको बुलाया हो। अब भाई क्योंकि आप तो विटनेस हॉस्टाइल निकल गए, है ना, आप तो हमारे भी अगेंस्ट चले गए, अब हम आपसे क्रॉस विटनेस करेंगे आपके क्रेडिट को शेक करने के लिए, यानी आपको इम्पीच करने के लिए। तो ये हो गया 157 जो बात करता है हॉस्टाइल विटनेस के बारे में। इसके लिए प्री मेंस इंटरव्यू तीनों ही इंपॉर्टेंट है बराबर। और इसमें सेकंड जो है वो यही बोल रहा है कि अगर कोई हॉस्टाइल विटनेस हो गया है तो उसको सिर्फ इसलिए नहीं डिसएंटाइटल कर दिया जाएगा कि वो हॉस्टाइल हो गया है। हालांकि उसका जो मतलब पार्ट है, उसका जो स्टेटमेंट है जो कि वो कोर्ट ऑफ लॉ में जाके बोल रहा है, वो भी रिलाई करेगा। बस ये क्या है, एक वीक टाइप ऑफ एविडेंस है, ठीक है। तो इसमें जैसे काफ़ी केसेस हैं, सतपाल का केस है। यहाँ पे बोला गया है कि हॉस्टाइल विटनेस एज वन हु इज नॉट विलिंग टू टेल द ट्रुथ व्हेन अ पार्टी कॉल। मतलब ट्रुथ का तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन जिस पार्टी के द्वारा उसको बुलाया गया है उसी पार्टी के अगेंस्ट चला जाता है, तो वही हमारा हॉस्टाइल विटनेस हो जाता है, ठीक है। वीक टाइप ऑफ एविडेंस है, मतलब इनके एविडेंस के बिहाफ पे क्रॉस एग्जामिनेशन कन्विक्शन नहीं हो सकता है किसी को। बस एक तरफ से इसको देखा जाए तो कोरोबोरेशन के रूप में यूज़ किया जाता है। फिर आगे हमारा सेक्शन 158 जो बात करता है इम्पीचिंग क्रेडिट ऑफ विटनेस। अब यहाँ पे सीधे सीधे आ गया है कि भाई किसी भी विटनेस के क्रेडिट को इम्पीच करना है। तो द क्रेडिट ऑफ अ विटनेस मे बी इम्पीच्ड इन फॉलोइंग वे बाय द एडवर्स पार्टी और विद द कंसेंट ऑफ पार्टी हु कॉल्स हिम। तो यहाँ पे अगर किसी विटनेस के क्रेडिट को इम्पीच करना है या उसको एक तरफ से देखा जाए तो बिगाड़ना है कि ये विटनेस झूठ बोल रहा है, इसको रिलायबल नहीं किया जा सकता है, ऐसी कंडीशन किसके द्वारा की जा सकती है? सबसे पहले तो बाय एडवर्स पार्टी, वो तो जाहिर सी बात है भाई, अगला इंसान करेगा ही अपने आप के बचाव के लिए। और दूसरा, जिस पार्टी ने उसको बुलाया है उसके द्वारा भी उसकी पार्टी को इम्पीच करने का काम किया जा सकता है, बट कब? विद द परमिशन ऑफ कोर्ट। और ये हमारा कहाँ पे अलाउ होता है? जब हॉस्टाइल विटनेस हो जाते हैं। तो कब यहाँ पे 3 कंडीशंस दिए हुए हैं। लाइक पहला क्या है कि बाय द एविडेंस ऑफ पर्सन हु टेस्टिफाइड दैट दे बिलीव हिम टू अनवर्दी ऑफ क्रेडिट, कि अगर मतलब जो पार्टीज है वो समझ रही हैं कि ये जो विटनेस है उनका जो क्रेडिट है वो अनवर्दी है, तो ऐसी कंडीशन में उसका मतलब क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, यानी उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं एक तरफ से। बी है ब्राइब, जब वो विटनेस जो है ये बिलीव कर लिया जाए या ये प्रूव कर लिया जाए कि वो जो विटनेस है उन्होंने मतलब करप्टेड चीज़ की गई है या दूसरे पार्टी से ही ब्राइब ले लिया है, ब्राइब मतलब घूसखोरी, पैसे लेके पलट गए हों, तो ऐसी कंडीशन में भी उनका क्रेडिट इम्पीच करने के लिए यहाँ वहाँ पे क्वेश्चंस का जवाब सवाल किया जा सकता है। सी में यहाँ पे है कि उनका जो फॉर्मर स्टेटमेंट है वो इनकंसिस्टेंट हो रहा है। कब? मतलब जो उन्होंने पहले बोला था वो अब नहीं बोल रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी क्या हुआ? ये कॉन्ट्राडिक्शन का ही काम हुआ, ठीक है। तो मतलब ये तीनों चीज़ यहाँ पे या तो अनवर्दी हो, या तो ब्राइब यानी वो करप्ट इंड्यूसमेंट में आ गए हो, या तो उनका फॉर्मल स्टेटमेंट इनकंसिस्टेंट हो गया हो अपने आपके स्टेटमेंट में। तो ऐसी कंडीशन में या तो एडवर्स पार्टी या तो
खुद वो पार्टी जो उन्होंने बुलाया है विद द कंसेंट ऑफ कोर्ट उनका कंट्राडिक्शन कर सकती है। ये हो गया हमारा 158। और एक्सप्लेनेशन में वही दिया हुआ है कि अगर ऐसा कुछ अ विटनेस डिक्लेयरिंग अनदर विटनेस, जो विटनेस है वो किसी दूसरे विटनेस को डिक्लेयर कर रही है कि वो एक मतलब अनवर्दी है, उसको उसके ऊपर भरोसा करने लायक नहीं है, और इसका रीज़न भी दे रही है, बट ही मे बी आस्क्ड हिज रीजन इन क्रॉस एग्जामिनेशन, द आंसर विच ही गिव्स कैन नॉट बी कंट्राडिक्टेड। मतलब जो भी उनका रीज़न है, जो भी वो क्रॉस एग्जामिनेशन में अपना रीज़न बता रहे हैं कि इन्होंने ऐसा, ये जो दूसरा विटनेस है ये ऐसा सा कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में उसका क्या होगा कि कॉन्ट्राडिक्शन नहीं किया जाएगा। बट अगर वो कोई गलत आंसर देते हैं या कोई गलत यहाँ पे स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में वही चीज़ कि वहाँ पे उनके ऊपर चार्ज लगाया जा सकता है गिविंग फॉल्स एविडेंस का। फिर आते हैं सेक्शन नंबर 159। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पे कोरोबोरेशन की बात की जा रही है कि ऐसे क्वेश्चंस जो कि रेलिवेंट होते हैं फैक्ट से, उसका कोरोबोरेशन अगर किया जाएगा तो वो भी एडमिसिबल है। फिर आते हैं सेक्शन नंबर 160 पे। अब 160 क्या है? फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ विटनेस में बी प्रूव टू कोरोबोरेट लेटर टेस्टिमनी एज टू सेम फैक्ट। तो यहाँ पे भी कोरोबोरेशन की बात ही की जा रही है। लाइक कॉन्ट्राडिक्शन का जो मेन वो है सेक्शन है वो हमारा 147 है, और कोरोबोरेशन का जो मेन सेक्शन है वो हमारा 160 है, जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट के 157 में दिया हुआ था। तो कोरोबोरेशन का मतलब जैसे पहले ही बता चुके हैं कि किसी भी चीज़ के साथ साथ चलना या उसको सच मानना कि हाँ ऐसा है, तो वो होता है कोरोबोरेशन। कॉन्ट्राडिक्शन होता है कि उसका विरोधाभास, उसको किसी भी तरह से गलत साबित करना ही होता है कॉन्ट्राडिक्शन। तो यहाँ पे अगर कोई भी विटनेस है जो कि फॉर्मल स्टेटमेंट में अपना कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, तो उसको कोरोबोरेट कर सकती है, जो हमारे एडवोकेट है उसका कोरोबोरेशन कर सकते हैं, और वो भी मतलब एडमिसिबल होगा। ठीक है। अब 161 क्या है? व्हाट मैटर्स में बी प्रूव्ड इन कनेक्शन विद प्रूव्ड सेक्शन रेलिवेंट अंडर सेक्शन 26 और 27। तो 26 और 27 हमारा किससे रेलिवेंट है? सीधी सा अगर देखा जाए तो ये डाइंग डिक्लेरेशन से रेलिवेंट है, या ऐसे विटनेस या ऐसे पर्सन जो कि फाउंड नहीं, मतलब जिनको वो कैन नॉट बी फाउंड, जिन्हें नहीं ढूंढा जा सकता है, या जो इनकैपेबल है कोर्ट ऑफ लॉ के सामने आने से। तो ऐसे पर्सन के द्वारा अगर कोई भी स्टेटमेंट दिया हुआ है तो उसके बिहाफ पे कॉन्ट्राडिक्शन नहीं हो सकता है, मतलब वो सिर्फ कोरोबोरेशन होगा वहाँ पे। ठीक है। ऑल मैटर्स में प्रूव्ड इधर इन ऑर्डर टू कॉन्ट्राडिक्ट और टू कोरोबोरेट, impeach, confirm the credit of the person by whom। मतलब यहाँ पे सॉरी थोड़ा गलत बता दिए कि यहाँ पे उसका कंट्राडिक्शन, कोरोबोरेशन, इम्पीच और किसी भी क्रेडिट को कंफर्म करने, किसी भी पर्सन के क्रेडिट को कंफर्म करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। क्योंकि भाई मान लो डाइंग डिक्लेरेशन है, वो उसने एक एविडेंस, उसने एक स्टेटमेंट दिया और वो देकर मर गया। ठीक है। अब वो मरा हुआ इंसान तो चिंता नहीं होगा फिर से अपने स्टेटमेंट को दोहराने के लिए, तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट वो लिख के चला गया है वो ही पत्थर की लकीर है। अब उसी से या तो आप उसको कॉन्ट्राडिक्शन कर लो, या तो उसी को कोरोबोरेट कर लो, या तो उसी से इम्पीच कर लो, या तो उसी से सत्य को साबित कर लो। तो सिर्फ वो जो स्टेटमेंट है उसको ही नहीं बदला जा सकता है, और उसके ही बिहाफ पे यहाँ पे सारे मैटर्स को प्रूव किया जा सकता है। तो ये हो गया हमारा 161। इसको हमेशा डाइंग डिक्लेरेशन के साथ ही पढ़िएगा। फिर आते हैं हम 162 पे। ये बात करता है रिफ्रेशिंग मेमोरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडेक्स बेस पे भी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो रिफ्रेशिंग मेमोरी यहाँ जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए, तो इतना लंबा यहाँ पे ना जाके बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में यहाँ इसका मतलब क्या है कि जो विटनेस होते हैं वो अपने एग्जामिनेशन में कोर्ट ऑफ लॉ से ये दरख्वास्त कर सकते हैं कि मुझे भाई याद नहीं आ रहा है कि मैंने इन्वेस्टिगेशन एरा में या इंक्वायरी के टाइम में या उसके पहले मैंने क्या बोला था। ठीक है। लाइक CRPC का 162 में एक स्टेटमेंट होता है जो कि पुलिस ऑफिसर के सामने दी जाती है। तो अब उसमें विटनेस ने क्या बोला था, और अब जब ट्रायल का एरा चल रहा है तो क्या बोला है, तो उसमें अगर उसको कंफ्यूजन है या वो भूल चुका है, तो वो अपने माइंड को रिफ्रेश करने के लिए कोर्ट ऑफ लॉ से बोल सकता है कि मुझे फिर से वो डॉक्यूमेंट दिखाया जाए कि मैंने क्या बोला था, और वो अपने माइंड को रिफ्रेश कर सकता है। तो 162 इसमें यही बोला गया है। एन एक्सपर्ट वो भी अपने माइंड को मेमोरी को रिफ्रेश कर सकते हैं कोई भी प्रोफेशनल ट्रीटीज को
ट्रीटीज के रेफरेंस में। तो ये हो गया हमारा 162 रिफ्रेशिंग मेमोरी। अब 163 इसी के साथ ही पढ़ाता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 164 यहाँ पे क्या बोला गया है, राइट ऑफ एडवर्स पार्टी। एडवर्स पार्टी के राइट्स की बात की गई है। एज टू राइटिंग यूज टू रिफ्रेश मेमोरी, एनी राइटिंग रिफर टू अंडर द प्रोविजन ऑफ टू लास्ट प्रोसीडिंग, यानी 162 163 सेक्शन शैल बी प्रोड्यूस्ड एंड शोन टू द एडवर्स पार्टी इफ ही रिक्वायर्स इट। तो यहाँ पे एक तरफ से ये बोला जा रहा है कि जो भी हमारे रिफ्रेशिंग मेमोरी में जो भी स्टेटमेंट को हम विटनेस को दे रहे हैं कि आप ये लो पढ़ो और अपने दिमाग पे जोर डालो कि आपने ऐसा ऐसा कहा था, तो ऐसी कंडीशन में जो स्टेटमेंट्स होती हैं, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसको एडवर्स पार्टी के सामने भी प्रोड्यूस किया जा सकता है या उनको भी दिखाया जा सकता है अगर ये रिक्वायर है, मतलब अगर ये ज़रूरी है। मान लो एडवर्स पार्टी कह रही है कि मुझे भी देखना है, आई वॉन्ट टू नो क्या क्या स्टेटमेंट में क्या लिखा है, तो ऐसी कंडीशन में अगर रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, तो वो जो डॉक्यूमेंट है उनके सामने भी प्रोड्यूस किया जाएगा, उनको भी दिखाया जाएगा। और अगर मतलब काम पड़ा तो उसके बिहाफ पे यानी उसके अकॉर्डिंग ही विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन भी किया जा सकता है। किसके द्वारा? बाय द एडवर्स पार्टी के द्वारा। तो ये हो गया हमारा 164, जो कि पहले 161 में दिया हुआ था हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट में। फिर आते हैं 165 प्रोटेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट। तो अब हमारा 164 आज तक मतलब आज यहीं तक, 165 से लेके आई थिंक 170 तक ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सही है। तो ये अब नेक्स्ट क्लास में कवर हो जाएगा, मतलब 1 क्लास मोर एंड हमारा BSA भारतीय साक्ष्य अधिनियम कंप्लीट। तो आज हमारा 164 तक ही काफ़ी हमने कवर कर लिया और बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में कवर किया, बहुत ही छोटे टाइम में कवर किया। सो अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर कोई सजेशन देना हो तो आप दे सकते हैं। इसके लिए मतलब कमेंट बॉक्स खुला हुआ है ऑलवेज। और बी प्रिपेयर फॉर योर एग्जामिनेशन एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।